बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में जो नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टडी करने जा रहे हैं वो जस्ट लाइक लाइसोसोम है, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शंस की वजह से ना उनको हम थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो नाम भी दे रहे हैं। और एक हम कहते हैं कि कैटेगरी है सेलुलर स्ट्रक्चर्स की जिनको हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं, उनके अंदर इनको इंक्लूड भी करेंगे। अब देखिए, जो माइक्रो बॉडीज़ हैं ये हैं बेसिकली उसी तरह से ना लाइसोसोम्स की तरह के स्ट्रक्चर। मैं जैसे वहाँ पे बना रहा था ना गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी देखें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको ना सिस्टर्नी वगैरह नज़र आ रहे हैं इस तरह से, और ये सिस्टर्नी का देखें यूँ साइज़ जो वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद दोबारा से ना ये डिक्रीज़। और यहाँ से ना ये मैं ऐसे ये स्मॉल वेसिकल्स शो करता हूँ जो कि क्या करती हैं कि विच आर रिमूव्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस और फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। अब ये वाले जो ऑर्गेनेलिस होंगी इनको हम ना ये कहते हैं कि ये स्मॉल साइज़ हैं, ठीक है। ये स्मॉल साइज़ होंगी और स्मॉल साइज़ इनका जो है वो होने की वजह से इनको हम माइक्रो बॉडीज़ कह देते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरली देखें ना तो ये माइक्रो बॉडीज़ भी उसी तरह से क्या होती हैं कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? दिस ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। बस ये कि ये लाइसोसोम की तरह इनकी में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। इनमें भी क्या होते हैं? दिस आल्सो कंटेन एंजाइम्स। लेकिन इनको हम लाइसोसोम्स नहीं कहते, माइक्रो बॉडीज़ कह रहे हैं। उसके रीज़न क्या बता दिया है? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज़ एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम। दूसरा जो इसमें आ जाता है ना कि इनको हम उस तरह से लाइसोसोम के बजाय ये दो बेसिकली कैटेगरीज हैं। इनमें एक आ जाती है जिसको हम नाम देंगे पर ऑक्सीसोम का, यानी एक कैटेगरी कौन सी है? विच इज़ द पर ऑक्सीसोम। अब जो पर ऑक्सीसोम्स है ना ये माइक्रो बॉडीज़ में आती हैं और इनको पर ऑक्सीसोम इसलिए कहते हैं कि ये क्या होंगी कि दीज आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगी इन विच H2O2, जिसको आप ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, इज़ फॉर्म या प्रोड्यूस्ड और ब्रोकन डाउन। यानी मेन इनका जो रोल होता है ना वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिहाज से है कि भाई ऐसे केमिकल रिएक्शंस, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें या तो फॉर्मेशन हो रही होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो ये उन प्रोसेसेस के साथ जो रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे? पर ऑक्सीसोम। अच्छा बेटे, पर ऑक्सीसोम्स जो है ना ये जो थी ये फर्स्ट हम कह सकते हैं माइक्रो बॉडीज़ थी जो कि क्या थी डिस्कवर हुई थी। और ये डिस्कवर किस में हुई थी कि दीज आर डिस्कवर्ड फर्स्ट इन लिवर सेल्स। जो लिवर सेल्स हैं जिनको आप हेपेटोसाइट्स का नाम भी देते हैं, उनके अंदर क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुए थे। लेकिन बेटे लिवर के अंदर ना इनका जो फंक्शन बनता है वो क्या है? यहाँ पे वो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या करेंगे? जो अल्कोहल है या जो एथेनॉल होती है उसको क्या करेंगे? डिटॉक्सिफाई करेंगे। और जिस तरह उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं तो इस दौरान क्या होगा? यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि उस अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देते हैं किस में? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। किस में ये कन्वर्ट कर देंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर
अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जिसका फार्मूला आप H2O2 लिखते हैं, ये अल्कोहल से बना है और इसमें ना बेसिकली जो एंजाइम है, ये यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, दैट इज़ पर ऑक्सीडेज। ये कौन सा एंजाइम होगा? पर ऑक्सीडेज। अब ये जो अल्कोहल थी ना, ये किस लिए ब्रेक डाउन की जा रही है कि ये टॉक्सिक होती है। अल्कोहल क्या है? ये टॉक्सिक है, लेकिन उसी के साथ जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये भी टॉक्सिक है। ये दोनों क्या है? टॉक्सिक मटेरियल्स बने। हालांकि ओरिजिनली अल्कोहल थी, हमने उसको डिटॉक्सिफाई करना था, लेकिन अल्कोहल को जब आपने ब्रेक डाउन किया, जब वो डिटॉक्सिफाई किया, तो एक नया कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना, जो कि क्या था? विच वॉज आल्सो टॉक्सिक। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यही जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, चले मैं फार्मूला यूँ लिख देता हूँ, ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में जी? वाटर के अंदर, और क्या है? ऑक्सीजन यूँ रिलीज़ होती है। और यहाँ पे जो एंजाइम इसमें हम यूज़ करते हैं, दैट एंजाइम इज़ अ कैटालेज। ये कौन सा एंजाइम होता है? कैटालेज। आप खुद आप देख लेना, यहाँ पे ना जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टॉक्सिक था, लेकिन वो कैटालेज के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो अब ये दोनों क्या है? नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। तो इस तरह से ना अल्कोहल फाइनली जो होती है वो वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी डिटॉक्सीफाई होगी। और ये कौन कर रहा था? ये पर ऑक्सीसोम। इसी तरह से बेटे एक बेसिकली प्रोसेस हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर। वो जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ फोटो रेस्पायरेशन। हम फोटो रेस्पायरेशन हम बाद में वाला डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ना एक स्टेप मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि होता यह है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है, इसके दौरान एक जो कंपाउंड बनता है उसको हम एक नाम देते हैं ग्लाइकोलेट का। और ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड के अंदर, जिसको आप क्या नाम देंगे? ग्लाइसिन। ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइसिन के अंदर। अब ये जो ग्लाइसिन बना है ये एक अमीनो एसिड है। ये बेसिकली ना एक फोटो रेस्पायरेशन है, वो प्लांट्स के अंदर जो होता है ना, ये प्रोसेस हो रहा होता है, और उसमें ये एक स्टेप है कि यानी बेसिकली उसमें ग्लाइकोलेट बनेगा, और ग्लाइकोलेट जो होता है ना वो ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और कौन करेगा उसको? पर ऑक्सीसोम्स। यानी पर ऑक्सीसोम्स की प्रेजेंस में क्या होगा? ये ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक स्टेप है कि इसका फोटो रेस्पायरेशन का। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि देखें ना, ये पर ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो फोटो रेस्पायरेशन के अंदर भी क्या है? इन्वॉल्व हैं। ये बाद में हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, फोटो रेस्पायरेशन जो होता है ना वो 3 ऑर्गेनेलिस में उसके स्टेप्स होते हैं। यानी वो स्टार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में, फिर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में ये जो ग्लाइकोलेट बनता है वो चला जाएगा पर ऑक्सीसोम में, और पर ऑक्सीसोम में वो ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ग्लाइसिन जो है वो पर ऑक्सीसोम से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो सीराइन के अंदर चेंज होगा, जो कि क्या है? फिर अगेन एक अमीनो एसिड है। तो यानी इस तरह से क्या है? ये स्टेप्स होते हैं। एनीवे हम सिर्फ इस स्टेप की बात करेंगे जो कि पर ऑक्सीसोम में हो रहा है। एनीवे यहाँ पे जो एंजाइम है, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो बेटे ये एंजाइम जो था ऑक्सीडेज है, या हम इसको ना ग्लाइकोलेट की वजह से, यहाँ पे पूरा नाम है ये लिख रहा हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का। यानी इसको दूसरा हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। बात समझ रहे हैं? ये भी किस में है? पर ऑक्सीसोम के अंदर होगा। और बेटे पर ऑक्सीसोम जो होते हैं ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स आपको जो है ना वो दोनों में मिलेंगे, ये दोनों के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब इसी तरह से ना जो माइक्रो बॉडीज़ हैं, इनके अंदर जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है ग्लाइऑक्सीसोम्स की। ये भी उसी तरह से स्मॉल साइज होते हैं, लेकिन जैसे देखो ना, पर ऑक्सीसोम को आपने नाम दिया था बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग, यानी मेटाबॉलिज्म जिसको कह रहे थे, ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे ना ग्लाइऑक्सीसोम जो है ना, ये एक साइकिल होता है या एक पाथवे है, जिसको बेटा हम नाम देते हैं
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कह दो या पाथवे। यानी इस पाथवे में होगा क्या कि मेनली जो हमारे पास लिपिड्स है ना, अब देखें लिपिड्स में होते हैं फैटी एसिड्स। ये आपने ना मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा होता है, इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे कि लिपिड्स हैं वो बने होते हैं किससे जी, दो कंपोनेंट्स, एक होता है उसमें फैटी एसिड्स प्लस क्या होगा ग्लिसरॉल, जो बेसिकली एक अल्कोहल है। अब क्या है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं ना, जो कि कहाँ से आए थे जी, हाँ जी, दीज आर फ्रॉम लिपिड्स। ये मैं फ्रॉम लिपिड्स इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको फैटी एसिड मिलेंगे। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे है ना, इसमें कोई एक नहीं बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, वो फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आसान सा हम यूँ कह सकते हैं ना कि ये लिपिड्स को क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है कौन, ग्लाइऑक्सिसोम। तो उसमें जितने भी स्टेप्स होंगे उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो इस ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब बेटे ये वाली जो ऑर्गेनेली थी ना, ये हमें ज़्यादा मिलती है किस में जी, कि दीज आर रिच इन लिपिड स्टोरिंग सीड्स, कि जो लिपिड जो को एज अ फूड मटेरियल जब स्टोर करते हैं ना, आप देखें मिसाल के तौर पे एक व्हीट या गंदम है, उसका जो ग्रेन होगा ना, दाना है, उसके अंदर स्टार्च होती है, वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है। जो राइस है, चावल है, उसमें भी क्या स्टार्च होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैसे कैस्टर ऑयल है, एलमंड हो गया, ब्रासिका है या कैनोला सीड्स हैं, तो बेटा इन सीड्स के अंदर क्या है, जो ऑयल हमें मिलता है वो लिपिड है। ऑयल एक्चुअली किस में आते हैं, लिपिड्स के अंदर आएंगे, और वो क्या होते हैं, एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड मटेरियल। देखो आप ना रेस्पिरेशन की जब भी इक्वेशन लिखते हैं ना, उसमें आप क्या लिखते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड मटेरियल ब्रेक होता है ना, वो किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन हमारी बॉडीज़ या सेल्स जो होते हैं ना, वो लिपिड्स को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जब वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वो जो लिपिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो अब ना यहाँ पे ना ख़ास तौर पे मैंने क्या कहा कि जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, हमें ग्लाइऑक्सिसोम्स ज़्यादा नज़र आएंगे। मैं यहाँ पे एक ऐसे ना ये एक सीड का यूँ स्ट्रक्चर ये बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या था, ये वो लिपिड रिच सीड है। दिस इज़ अ लिपिड रिच सीड, जिसके अंदर क्या है, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल था वो लिपिड की फॉर्म में। अब ये है कि यही वाला जो सीड है, ये जैसा जर्मिनेट करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ना इसके यूँ जर्मिनेशन ये शो कर रहा हूँ, तो बेटा ये जर्मिनेशन के दौरान ये इस तरह से ये देखें जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक बॉडी पार्ट, जिसको आप क्या है रूट का नाम देंगे, और एक अपवर्ड मूव कर रहा होगा जो कि क्या होता है स्टेम। और इस तरह से ये स्टेम के ऊपर आपको ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो ये जो एक यंग सा इस तरह से प्लांट बना ना, इसको हम सीड लिंग कहेंगे। इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज़ अ सीड लिंग। तो बेटे अब देखें ना, ये जो सीड लिंग्स बन रहे हैं उनमें सीड जो था ना, उस जो रिज़र्व फूड मटेरियल है वो लिपिड या ऑयल की फॉर्म में था। तो एम्ब्रियो क्या करेगा, जब उस फूड को यूटिलाइज़ करते हुए एक यंग प्लांट बनाता है, तो वो उन लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा किसके दौरान, ड्यूरिंग ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। तो फिर क्या वो उनको यूटिलाइज़ करता है और वो ग्रो। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, जब ये वाला जो सीड था ना, हमने अभी ज़मीन के अंदर इसकी सोइंग नहीं की है, इसने जर्मिनेशन जब वो स्टार्ट नहीं की, तो बेटा ये वाला जो सीड होगा इसमें एम्ब्रियो जो है वो तो ज़िंदा है, एम्ब्रियो लिविंग है। अब वो जो एम्ब्रियो होगा ना,
वो लिपिड्स को यूज़ कर रहा है, वो लिपिड्स को क्या है यूज़ कर रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। वो क्या है बहुत स्मॉल। लेकिन जब आप उसकी सोइंग करते हैं वो जर्मिनेट करता है, अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा, उन लिपिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करेगा। तो समझने वाली बात है, जर्मिनेशन से पहले ग्लायोक्सिसोम्स थी उस सीड के एम्ब्रियो के पास, लेकिन उनकी तादाद क्या थी, थोड़ी थी। जब उसकी सोइंग की है, वो जर्मिनेशन उसने स्टार्ट किया है, तो जर्मिनेशन के स्टार्ट के साथ ही क्या होगा, नंबर ऑफ ग्लायोक्सिसोम जो होगा वो क्या है इस सीड के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो लिपिड्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ना एक कंक्लूजन हम बना सकते हैं, वो ये कि देखो मैंने कहा था जर्मिनेशन से पहले एम्ब्रियो के सेल्स हैं उनमें ग्लायोक्सिसोम कम है, जर्मिनेशन के साथ वो बढ़ गई। तो मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे ना एक प्लांट को या सेल्स को ज़रूरत होती है ना ऑर्गेनेलिस की, वो उनका नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे देखो ना ग्लायोक्सिसोम की ज़रूरत पड़ी थी, वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नई ज़रूरत है वो नंबर क्या है डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या था, जो नंबर इंक्रीज़ या हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये बात हमने लाइसोसोम में जब पढ़ी थी ऑटोफेजी के लिहाज से, उसमें मैंने क्या कहा था, अगर कोई सेल का स्ट्रक्चर है जो डैमेज है या एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिस मौजूद है, उनको रिमूव करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिस को रिमूव करने में लाइसोसोम्स आ रहे थे। लेकिन बेटे वो एक्स्ट्रा कब बनाएंगी थी, जब एक सेल को ज़रूरत होती है तो वह एक्स्ट्रा कॉपीज़ बना लेता है, जब ज़रूरत नहीं होगी थ्रू लाइसोसोम उनको डिसॉल्व कर देगा। ये बातें क्लियर होगी। अच्छा बेटे, इसके बाद ना नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा टॉपिक, दैट इज़ वैक्यूल। जो वैक्यूल है ये भी माइक्रोबॉडीज लाइसोसोम्स की तरह क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आएगा। ये किस में आएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में। अब देखें ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में वैक्यूल जो आता है ना, देखें वो वैक्यूल बना कहाँ से था। जैसे हमने कहा ना, ये माइक्रोबॉडीज़ जो चाहे वो परऑक्सिसोम्स हैं या ग्लायोक्सिसोम्स हैं, ये इस गोल्जी एपरेटस से बन रही हैं, या जिनको आप कहते हैं ना गोल्जी बॉडीज़, ये वहाँ से बन रही हैं। तो बेटा इसी तरह से जो वैक्यूल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन सकता है। यानी क्या है कि वैक्यूल में इवॉल्व फ्रॉम, ये कहाँ से बनेगा, ये ER लिख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह से ये देखें यहाँ पे ना इवन के ये मैं गोल्जी बॉडीज़ की बात भी कर देता हूँ, उनके थ्रू भी बन सकता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने लिखा, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे भी क्या है ये वैक्यूल्स बन सकते हैं। तो इस तरह से ना जो वैक्यूल्स बनते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। अच्छा बेटे, जो वैक्यूल है ये प्लांट में भी होता है और एनिमल के अंदर भी मौजूद है। लेकिन उसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक इस तरह से ना एक एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका क्या था, न्यूक्लियस है, और ये उसके अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे क्या थे, ये वो वैक्यूल्स हैं। यानी एनिमल सेल जो होगा उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं ना इस तरह से प्लांट सेल की बात करूं तो हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल के लिहाज से डिफरेंस आ रहा था, और दूसरा उसमें जो होता है ना जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज़ का होगा। यानी ये क्या है, दिस इज़ अ वैक्यूल, और ये क्या था जी, एन मैंने लिख दिया न्यूक्लियस। यानी प्लांट सेल के अंदर जो वो एक हम कहते हैं सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, और इसमें जो एनिमल सेल है उसमें क्या होगा, छोटे जो वो स्मॉल वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसमें ना जो प्लांट वैक्यूल था या ये एनिमल के स्मॉल वैक्यूल, वो भी इसी के एग्जांपल में आते हैं। इसी तरह से बेटे एक मैं यहाँ पे ना डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ पैरामीशियम की। ये आपने ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ा भी होगा
जो पैरामीशियम है ना, इसकी जो शेप है वो इस तरह से ना, जो होता है ना शू शेप्ड होती है, यानी उसका ना जो सोल होगा उससे मिलता जुलता है। और बेटे ये जो आपको इसमें दो नज़र आ रहे हैं, दीज आर द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। अब ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, ये बेसिकली जो होते हैं ना, ये दो हैं, एक एंटीरियर एंड पे होगा और दूसरा क्या होता है जी, पोस्टीरियर एंड की तरफ होगा। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ना, ये ख़ास तौर पे जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हमने पढ़े थे ना, एनिमल प्रोटिस्ट, उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होंगी उनको क्या बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगा। ये बात समझ आ रही है? फिर बेटा नेक्स्ट एक बात याद रखें कि ये जो वैक्यूल्स है ना, उनमें एक मैं अमीबा की डायग्राम के साथ ये बना रहा हूँ, ये जस्ट लाइक दिस। उसमें ना अगर आप देखें, ये मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज़ अ CV कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसको ना मैं यहाँ पे N लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस। और अगर आप इनको देखें ना, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ फूड वैक्यूल का। असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो वैक्यूल होगा ना, जैसे हमने उसको कहा कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कि उसके बाहर क्या होगी, हर एक वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड मीडियम भी होता है। उसमें क्या होगा, फ्लूइड यानी वाटरी सा एक्वस मीडियम होता है, और उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसमें वेस्ट मटेरियल्स है ना, तो वो क्या होगा, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। अगर उसके अंदर फूड मौजूद है उस वैक्यूल में, तो उसको आप क्या नाम दे देंगे, फूड वैक्यूल का। अब बेटे ये जो प्लांट्स के अंदर हमें वैक्यूल नज़र आता है ना, जिसको आप ना सेंट्रल वैक्यूल का नाम देते हैं, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होगा, वाटर प्लस क्या होंगे जी, एक्स्ट्रा जो भी हैं डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस होंगी, प्लस क्या है, इसमें मैं यूँ कह देता हूँ कि बाज़ का हमें वेस्ट मटेरियल्स भी मिलते हैं, यानी इसके अंदर क्या होंगी, इवन के वेस्ट भी मौजूद होती हैं। बातें समझ आ रही हैं? और वो वेस्ट मटेरियल इस तरह से ना कि देखें, एनिमल बॉडी के अंदर जो होता है ना, वो ख़ास तौर पे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं किडनीज़ के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाती हैं। क्या होंगे वो, किडनीज़ के थ्रू एक्सपेल हो जाती हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर जब किडनी लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो अगर कोई ऐसे थे ना जिसको रिसाइकिल या रीयूज़ नहीं किया जा रहा है, तो एक्सक्रीट भी नहीं हो रहे, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सेंट्रल वैक्यूल के अंदर उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, वैक्यूल का। अच्छा बेटा, अब ना ये जो सेंट्रल वैक्यूल था प्लांट का, या कोई भी हम वैक्यूल ले लें, उसमें मैंने क्या कहा है कि वाटर है और एक्स्ट्रा जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, सॉल्यूट्स वगैरह हैं, वो उसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। यहाँ पे क्या थे, वो एक्स्ट्रा जो मिनरल्स वगैरह होंगे, सॉल्यूट्स, वो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इस तरह से ना जो वैक्यूल के अंदर जो आप कह सकते हैं लिक्विड मीडियम है ना, वो एक तरह का बन जाता है सोल्यूशन। और वो जो सोल्यूशन होगा बेटा, आप उसको नाम देंगे, ये जो इसके अंदर सोल्यूशन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल सैप। उसको आप क्या कह देंगे, सेल सैप। और चूँकि प्लांट्स के अंदर ना एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, तो बेटा ये वाला जो लार्ज वैक्यूल है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, हम इसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट है। इसको आप क्या नाम देंगे, ये क्या है, टोनोप्लास्ट है। ये बात क्लियर होगी। बाकी देखें बेटे, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, या इसी तरह से जो यंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और दे डू नॉट हैव वैक्यूल इन देम। इसलिए ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं ना, उनका जो न्यूक्लियस है, यानी उनके जो सेल्स का न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा, हालांकि प्लांट सेल्स हैं, ठीक है ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक या यंग सेल्स हैं,
इनमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर नो वैक्यूल, या तो इनके अंदर क्या है, कोई वैक्यूल होता ही नहीं है, या फिर क्या होगा, शाबाश, और स्मॉल वैक्यूल्स, या इनके अंदर क्या होंगे, स्मॉल वैक्यूल्स जो वो होते हैं। या तो कोई वैक्यूल नहीं होता है, या फिर क्या होंगे, उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। ये बात क्लियर होगी। अब बेटे देखें, जब कोई वैक्यूल नहीं है या स्मॉलर है तो न्यूक्लियस सेंटर में होगा। बाद में क्या होता है कि वो जो छोटे वैक्यूल्स हैं, ये देखें, अगर एक छोटा था, ये दूसरे वाला आपस में टच करेंगे तो क्या हुआ, इस तरह से ये फ्यूज़ करके इन्होंने ये बड़ा बना दिया। फिर एक और उसके साथ में अगर मिलाता हूँ तो इस तरह से ये क्या है, वैक्यूल का साइज़ है और बड़ा होता जा रहा है। तो इसको जो हम ना यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, कोएलेसेंस ऑफ स्मॉल या स्मॉलर वैक्यूल्स, यानी बिगर वैक्यूल कैसे बनता है, बाय द कोएलेसेंस, बाय द फ्यूजन, यानी आपस में वो फ्यूज़ करते जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस तरह से एक बिगर वैक्यूल बना देते हैं। जबकि ये कोएलेसेंस होती है ना, एनिमल के केस में नहीं होती। बाकी बेटे मैंने जिस साथ आपको ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी एक बात की थी कि ये जो होते हैं ना लाइसोसोम्स, वो फूड वैक्यूल के साथ मिलते हैं। और फूड वैक्यूल हमने क्या कहा था, फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू बना है, उसके साथ मिलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम बोल दिया। लेकिन वो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद वो कन्वर्ट हुआ था किस में, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्यों कि उस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या होगा, शाबाश, वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं और वो फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या उनको रिलीज़ कर सकता है। ये बातें क्लियर होगी। यानी मैं अगर इन जनरल इनके फंक्शन की बात करूँ ना, तो ये स्टोर हाउस के तौर पे काम करते हैं। किसके, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। दूसरा इसमें हमने क्या कहा है, इवन के वेस्ट मटेरियल्स होती हैं वो भी इनके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो था ना, ये ख़ास तौर पे हम ये कहते हैं जो प्लांट्स के अंदर ये होता है, बाज़ का ना पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं, वो भी वैक्यूल के अंदर जो है वो क्या है, आके स्टोर होंगे। और उस पॉइजनस से फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, मिसाल के तौर पे कई ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स नहीं खाते, हम तो कह देते हैं ना वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। तो भाई ये क्या करते हैं प्लांट्स, वो वैक्यूल के अंदर ना इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे वो एनिमल खाएगा, उसको ग्राइंड करेगा, तो वैक्यूल या सेल ब्रेक होता है, तो उसकी वजह से वो बैड टेस्ट आएगा या जो भी था, तो उसकी वजह से वो उसको खाएंगे नहीं। तो यानी एक डिफेंस भी इन्होंने बना दिया। बाकी आखिरी बात बेटे, इसमें हमने क्या कहा है कि ये जो वैक्यूल्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को लूज़ करेंगे तो कंट्रेक्टाइल, अगर उनके अंदर फूड मौजूद है तो वो फूड वैक्यूल होगा। बाकी एक प्लांट के अंदर आपने टर्गर प्रेशर भी पढ़ा था, जब ये वैक्यूल जो होता है ना वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप करेगा, तो एक इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जो सेल को रिजिड और हार्ड बना देता है, जिसको आप टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। तो जो सेल की ना टर्जिडिटी जो होती है वो भी क्या है, इसी वैक्यूल के साथ रिलेटेड है। होपफुली ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग कैटेगरीज़ हैं, ख़ास और बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उनको डिस्कस करेंगे। उस तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।